तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, मैटर के क्लासिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, एसआई यूनिट्स, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिजी एग्जाम। मैं हूँ रवि गुप्ता। हमारा जो बैच चल रहा है वो चल रहा है फ्रॉम जीरो टू हीरो फाउंडेशन बैच। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का ये पार्ट नंबर 1 है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले आता है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है, देखिए। डाल्टन ने कहा था, वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि मैटर एटम से मिलकर बना होता है, और जो एटम्स है वो सबसे छोटे पार्टिकल्स है मैटर के, और उससे तोड़ा नहीं जा सकता है, मतलब कि वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, वो इनडिविजिबल है। ठीक है, उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। बाद के साइंटिस्ट ने भले ही इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ब्रेक किया है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि सारे एटम्स, ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। उन्होंने कहा कि जितने भी एटम्स होते हैं एक तरह के, ठीक है, उन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, उन सब के मास एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल इन नेचर होते हैं। बाद में ये गलत हो गया था क्योंकि आइसोटोप्स और आइसोबार्स आ गए थे हमारे पास, जिसने इस थ्योरी को गलत किया। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मासेस। डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनके मास भी डिफरेंट रहेंगे, लेकिन आइसोबार्स ने इस चीज को गलत किया था। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। जब भी हमें एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है तो हम एटम्स को क्या करेंगे, एक फिक्स रेशियो में लेकर चलेंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन का और एक एटम है ऑक्सीजन का। जब तक हम हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के हाफ नहीं लेके चलेंगे, तब तक हमारा H2O का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एक फिक्स रेशियो में हमें चाहिए होता है जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को, ठीक है, ताकि एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो उसके एटम्स अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते हैं ताकि आसानी से आपका केमिकल रिएक्शन पूरा हो सके। दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी एक रिएक्शन आपका हो रहा होता है तो जितने भी आपके रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके जितने भी मासेस होते हैं, जो हम लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वैसे ही ये केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये ना ही इनको बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्या होता है रिएक्टेंट, जरा बताओ। रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं सो दैट कि हमारे एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सके। और जब रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तब फाइनली जो हमारा बन के निकलता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक है। अगला है हमारे पास एटम्स। एटम्स क्या होते हैं जरा बताओ। देखो, एटम्स का डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में मैटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल जो कि पार्टिसिपेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है। कोई भी मैटर, कोई भी मैटर है तो मैटर सबसे छोटे पार्ट है। देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो है, ठीक है, एटम से भी छोटा है। बट अगर हम फिजिकली देखें तो फिजिकली हमारे पास जो है वो एटम्स होते हैं, वो जो सबसे छोटे पार्टिकल के तौर पे हमें मिलते हैं किसी भी मैटर में। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में जो सबसे छोटा पार्टिकल पार्टिसिपेट करता है वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। और एटम डज नॉट लूजेज इट्स आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब है, जैसे कि देखो, मैंने कहा कि ये हाइड्रोजन है H2 प्लस, ये ऑक्सीजन है O2, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, H2O। तो देखो, H2O बनने से पहले ये H हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन था, ये नाइट्रोजन नहीं बन गया या फ्लोरीन नहीं बन गया। ये जो ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन था रिएक्शन के पहले, तो पहले भी ऑक्सीजन था और बाद में भी ऑक्सीजन है। इसने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की है, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीजन ही है। अगर ये फ्लोरीन बनता तो बोल सकते थे, बट यहाँ पे ये फ्लोरीन नहीं बन रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि जो आपके एटम्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूल्स। तो दो या दो से ज्यादा एटम्स को मिला के क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे मैंने कहा H प्लस H क्या बनेगा, H2। तो ये हाइड्रोजन के 2 एटम को मिलाने के बाद H2 का एक मॉलिक्यूल बना। ये चीज समझ में आता है। और ये H2 जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, इसको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा O प्लस O, क्योंकि O और O तो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं नहीं, तो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, O2। तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिलकर
O2 का एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगला पॉइंट हमारा कहता है एटॉमिक मास के बारे में। व्हाट इज एटॉमिक मास? देखो, एटॉमिक मास समझने से पहले हम थोड़ा सा कुछ पुरानी बातों को समझते हैं। देखो, पहले के जितने भी साइंटिस्ट और केमिस्ट थे, उनके पास ऐसा कोई मशीन नहीं हुआ करता था कि वो छोटे से छोटे एलिमेंट, छोटे से छोटे कंपाउंड का मास मेजर कर सके। ठीक है, तो पहले के लोग क्या करते थे ना, जैसे कि मान लो तुमने मान लो क्या किया, सिलेंडर लिया। ठीक है, एक सिलेंडर लिया तुमने, सपोज कर लो ये सिलेंडर है तुम्हारा और ये 2 kg का है। ये तुमने माना है कि इसका वेट 2 kg है, तुम्हें एग्जैक्टली पता नहीं है, बट तुमने मान लिया है कि कितना है, 2 kg है। ठीक है, कोई एक बच्चा है, वो बच्चा आता है दौड़े दौड़े, एक हाथ में कंटेनर छोटा सा लिए हुए, बोलता है कि भैया इसका वेट जरा मेजर कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, लेकर आओ। हमारे पास वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन। उस वेइंग मशीन पे हमने क्या किया, एक साइड में इस सिलेंडर को रखा और दूसरे साइड में इस कंटेनर को रखा, ये छोटे वाले कंटेनर को, इसको। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, एक कंटेनर रखने से, ये तो 2 kg का था, एक कंटेनर रखने से ये कुछ, ये अभी भी भारी है, नीचे है। तो ऐसे करते करते सपोज करो इसने टोटल 15 कंटेनर रखे, टोटल 15 कंटेनर। टोटल 15 कंटेनर रखने के बाद ये जो वेइंग मशीन है, ये बिल्कुल इक्वल मेजरमेंट दे रहा है। ये भी जहाँ पे ये जहाँ पे है, वहाँ पे ये भी है, दोनों बिल्कुल बैलेंस हो चुके हैं अब। ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। तो इसका ये मतलब कि 15 कंटेनर मिलाने के बाद इसका वेट कितना आ रहा है, 2 kg, जो कि इसके इक्विवेलेंट है। तो हम यहाँ से एक कंटेनर का मास निकाल सकते हैं। तो ये पहले होता था। तो साइंटिस्ट ने कहा कि हमें जरूरत है एटॉमिक मास की, मॉलिक्यूलर मास की। तो एक काम करो, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास वगैरह के लिए आप ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म मान लो। जैसे कि आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म माना है, ये वाले एग्जांपल में एक स्टैंडर्ड फॉर्म मान लो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म माना गया और वो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म माना गया। और वो स्टैंडर्ड फॉर्म माना गया C12 एटम को। C12 एटम का मतलब क्या, कार्बन 12 एटम को स्टैंडर्ड फॉर्म माना गया। ठीक है, कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है कार्बन 12 एटम को मान के आप चलो। ठीक है, फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो जिस भी एलिमेंट का आपको निकालना है। तो उसके बाद से आओ हम जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। तो C12 एटम को, तो फिर हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट टेल्स दैट हाउ मच एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हेवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। ठीक है, मास ऑफ वन कार्बन एटम जो है हमारा, मास ऑफ वन कार्बन एटम, उससे कोई एलिमेंट कितना ज्यादा भारी, कितना ज्यादा कम है। ठीक है, ये कंपैरिजन जब हम करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि जिस एलिमेंट का हमें कैलकुलेट करना है उसका मास कितना है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, हमें सपोज करो निकालना है ऑक्सीजन का मास। हमें सपोज करो निकालना है ऑक्सीजन का मास। तो मैंने यहाँ पे लिखा मास ऑफ 1 O एटम। ठीक है, मास ऑफ 1 O एटम हमने कहा कि कितना होता है, 16। अब ये डेफिनेशन हमारा क्या कहता है, हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो और उसके बाद से फिर आगे बढ़ो। डेफिनेशन ये कहता है कि हाउ मच एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हेवियर देन इतना 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। मतलब कि हमारा रेफरेंस है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। उसके रिस्पेक्ट में हम सबका निकालेंगे कि किसका कितना मास है। ठीक है, उसी चीज को हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू कितना होगा, 16 इंटू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1C12 एटम, ये होगा। ठीक है, फिर हमें निकालना है मास ऑफ 1N एटम, नाइट्रोजन एटम। क्या लिखेंगे, 14 इंटू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। देखो ये बहुत लंबा जा रहा है, बार बार हमें ये लिखना पड़ रहा है। ठीक है, बार बार लिखना पड़ रहा है, तो क्यों ना हम इस 1/12 ऑफ मास ऑफ 1C12 एटम को रिप्लेस कर दें किससे, 1 AMU से। क्योंकि आप AMU का मतलब क्या है, क्योंकि आप एटम का मास बता रहे हो, तो इसलिए इस AMU को बोल दिया गया क्या, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटम के मास का यूनिट है जिसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया गया। यहाँ तक तुम्हें समझ में आता है? ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं
फर्दर मास ऑफ 1O एटम, अब क्या हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा 16, और इसके बदले तो हमें क्या लिखना है, इसके बदले AMU लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AMU। ठीक है, मास ऑफ 1N एटम कितना हो जाएगा 14 AMU। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो AMU का फिर साइंटिफिक कैलकुलेशन किया गया, इसका मेजरमेंट किया गया, तो 1 AMU आप तो अभी जान गए ना कि 1 AMU इज इक्वल टू दिस मास ऑफ 1 C एटम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर जब साइंटिस्ट ने इसको मेजर किया 1/12, तो इसकी वैल्यू जो आई वो आ गई आपकी 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, ये आई आपके 1 AMU की वैल्यू। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, फर्दर इसको कैलकुलेट किया गया, तो फर्दर जो कैलकुलेट किया गया, तो फर्दर कैलकुलेशन में हमारे पास आया 1 AMU इज इक्वल टू 1.99 into 10⁻⁻23 gram, this divided by 12, and this will be equal to 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। ये हमारे पास एक जो रिजल्ट आया, ठीक है, ये हमारे पास नेट 1 AMU का रिजल्ट आया। ये आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे ये पूछ सकता है कि 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे निकल के आया 1 AMU इक्वल टू, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1O एटम this will be equal to 16 AMU हम लिखते थे। फर्दर वी कैन राइट इट एज 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, इसको एज इट इज रहने दो, यहाँ पे हमने लिख दिया इसको। अब जो यहाँ से एक और मजेदार चीज आती है, आप एक काम करना, कैलकुलेट करना इसको ऐसे, अब ये Na से डिवाइड करके, ये Na क्या होता है, देखो दिस Na इज नथिंग बट, ठीक है, लास्ट क्लास में पढ़ा था एवोगाड्रोस, ये होता है एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू टू n। तो इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो यही वैल्यू आएगा, दिया था जिसे हम कहते हैं, इसको एज इट इज रहने दो। अब हम क्या करते हैं, आगे हम देखेंगे इसको एवोगाड्रो। अब हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं, देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किस में कैलकुलेट करते हैं, मोल में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और 1 मोल इज इक्वल टू होता है 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स मॉलिक्यूल्स, ये हम आगे देखेंगे हालांकि, आयंस etc। ठीक है, जितने भी, अगर मैं बोलूँ 1 मोल, इसका मतलब कि इतने एटम्स, इतने मॉलिक्यूल्स और इतने आयंस होंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आता है। और इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, Na बोलते हैं, Na। ठीक है, तो 1 मोल इज इक्वल टू Na, एवोगाड्रो नंबर है ये। ठीक है, ओके, तो देखो 1 मोल ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम, इसको हम कहते हैं मोलर मास। दिस इज नोन एज योर मोलर मास। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। तो आओ जरा हम मोलर मास ऑफ, हम क्या करते हैं, मोलर मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम का हम कैलकुलेट करते हैं कि मोलर मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना आएगा। ठीक है, तो आओ जरा हम कैलकुलेट करें इसको। हम कैलकुलेट करते हैं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम हम कैलकुलेट करते हैं, ये किसके बराबर होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के बराबर होगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, मास ऑफ 1 O एटम इंटू Na। इस चीज को जरा समझो, देखो एक मोल में हमें पता है एक मोल में Na नंबर्स होते हैं, अभी जस्ट इसके पिछले वाले स्लाइड में हमने पढ़ा था। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखो 1 मोलर मास का मतलब क्या होता है कि 1 मोल में कितने एटम्स हैं, एक एटम का हमें पता है कितना होता है 16 AMU। वैसे कितने एटम्स हैं हमारे पास टोटल, Na एटम्स।
और 1 AMU इज इक्वल टू, हमने लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा था, 1/Na होता है, 1/Na ग्राम, दिस इंटू Na। यहाँ से Na और Na क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ से ये कितना वैल्यू आ जाएगा, 16 ग्राम। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 ग्राम। ठीक है, ऐसे ऐसे हम लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ एन एटम भी लिख सकते हैं। मोलर मास ऑफ एन एटम ये कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। ठीक है, तो वैसे करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने ये समझा है एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जरा देखो, इट इज डिफाइंड एट द समेशन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। क्या है, जरा देखो, हमारे पास है H2O, इसके अंदर हमारे पास एटम्स कितने हैं, 2 एटम्स है हाइड्रोजन के। ठीक है, और हर एक एटम का मास कितना होता है, 1 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का कितना एटम है, एक एटम, मास कितना होता है एक एटम का, 16 ग्राम। तो यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा, 18 ग्राम आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो मैं, CO2, यहाँ पे कार्बन के कितने एटम है, एक एटम, एक कार्बन का एटम का मास कितना होता है, 12, प्लस यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम, ये एटम बताता है, और एक एटम का मास कितना होता है, 16। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 12 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। SO2 का ले लो, SO2 का क्या करोगे, ये 32 होता है सल्फर का, यहाँ सल्फर कितना है, एक, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 2, एक का कितना होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, यहाँ से टोटल 32 प्लस 32 कितने हो जाएंगे, 64 ग्राम। तो ये है हमारा मॉलिक्यूलर मास। अब हम आगे बढ़ते हैं, दिस इज योर मोल कॉन्सेप्ट। ये बहुत बेसिक है, मोल किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज मोल, व्हाट इज मोल, ये बहुत समझना बहुत जरूरी है। हम पहले क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मेजर करते हैं। जैसे मैंने तुमसे कहा कि एक काम करो, 1 दर्जन केला ले आओ, तो तुम बोलोगे 1 डजन, इट मीन्स व्हाट, 1 डजन मीन्स व्हाट, 12 पीस। ठीक है, तो वैसे ये डजन, डजन पहले से प्री डिफाइंड है। डजन लोगों को पता है कि हाँ डजन बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि उसमें 12 पीस आएंगे। वैसे ही साइंटिस्ट ने कहा कि आप जब 1 मोल बोल रहे हो, 1 मोल बोल रहे हो, इसका मतलब कि आप 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स के बारे में बात कर रहे हो। या तो वो आइटम तुम्हारा एटॉम हो सकता है, या तो मॉलिक्यूल हो सकता है, या तो पार्टिकल्स हो सकता है, या फिर आयंस हो सकता है, कुछ भी। अगर 1 मोल बोलते हो, इसका मतलब उसके अंदर टोटल एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, आयंस कितने प्रेजेंट हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। अभी जस्ट हमने पढ़ा था एवोगैड्रोज नंबर, और इसी को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। ये चीज समझ में आता है। तो द कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, या तो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स और आयंस, इज कॉल्ड व्हाट, मोल। बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल किसे कहते हैं, दैट मैसिव बॉडी विच हैव नेग्लिजिबल डायमेंशन इन स्पेस इज कॉल्ड व्हाट, पार्टिकल। एक ऐसा मैसिव बॉडी जिसमें मास हो कुछ, लेकिन उसका डायमेंशन क्या हो, नेग्लिजिबल हो। छोटे छोटे पार्टिकल्स बोलते हैं ना, पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनकी रेडियस कितनी है, उनका लेंथ कितना है, उनका विड्थ कितना है, ये हम कंसीडर नहीं करते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट में कंसीडर करके चलेंगे। यहाँ पे हम इसको हम क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल डायमेंशन का। ठीक, अब देखो बॉडी कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, बॉडी कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स क्या कहता है कि अगर जब भी आप बोलते हो 1 मोल, तो आपको ये समझना है, जब भी आपने कहा 1 मोल, तो आपको ये समझना है कि आप बात कर रहे हो नंबर ऑफ एटम्स के बारे में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, नंबर ऑफ आयंस के बारे में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है, तो नंबर टर्म्स है ये सब। जब भी आप नंबर की बात करते हो, ये सब के सब क्या आ गए, नंबर टर्म्स, और आप 1 मोल को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो इनके टर्म्स में। 1 मोल को अगर हमें डिफाइन करना है मोल के टर्म में, तो 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयंस। हम बोले 1 मोल, या हम बोले 1 ग्राम एटम ऑफ कुछ भी, दोनों क्या है, सेम है। हमने कहा 1 मोल ऑफ CO2, हमने कहा 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2, दोनों सेम है। हमने कहा 1 मोल ऑफ H प्लस आयन, हमने कहा 1 ग्राम आयन ऑफ H प्लस आयन, दोनों क्या है, सेम है। तो 1 मोल और 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन, सब सेम है। दिस बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस वन। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मोल टर्म्स है, ये हमारा मास टर्म्स है, दिस इज टाइपिंग मिस्टेक, दिस इज मास टर्म। ठीक है,
1 मोल में हम एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास और आयोनिक मास सबको हम कंसीडर करके चलते हैं। यहाँ पे कैटेगराइज किया है कि स्पीसीज अगर आपका एटम्स या एलिमेंट्स है या कंपाउंड्स है या रेडिकल्स है तो उसके अकॉर्डिंगली आप मास किसको लेकर चलोगे। एटम्स या एलिमेंट्स है तो आप एटम का मास लेकर चलोगे, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। कंपाउंड्स है तो ये एक मॉलिक्यूल है और आप मॉलिक्यूल्स को लेकर चलोगे, दैट इज योर मॉलिकुलर मास। रेडिकल्स है जिसके ऊपर चार्ज रहते हैं तो वो एक आयन है, उस आयोनिक मास। ठीक है, तो मोल्स को हमने कहा कि आप ग्राम एटम में, ग्राम मॉलिक्यूल में या ग्राम आयन में लिख सकते हो, दोनों सेम है। तो मोल्स को हमने क्या लिखा, ग्राम एटम्स के लिए ग्राम एटम्स, मॉलिक्यूल्स के लिए ग्राम मॉलिक्यूल्स और आयंस के लिए ग्राम आयंस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ग्राम एटम क्या है जरा हम उसको डिटेल्स में समझते हैं। व्हाट इज ग्राम एटम? देखो ग्राम एटम क्या कहता है, व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटम। क्या है जरा देखो, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम। देखो ये सोडियम है, एक एलिमेंट है हमारा, ठीक है। इस सोडियम के एक एटम को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें इसके मास को तो हम क्या लिखेंगे, 23 ग्राम। तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट इसको किया है ग्राम में एंड देयरफॉर दिस इज नोन एज ग्राम एटम। तो हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ सोडियम 23 ग्राम होता है और हम ये भी जानते हैं कि इस मोल को अगर ग्राम के टर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम लिख सकते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ Na। ये भी कितना हो जाएगा, दिस इज Na 23 ग्राम। तो आप या तो 1 मोल बोलो या फिर 1 ग्राम एटम बोलो, दोनों क्या है, सेम है। सिमिलरली कैल्शियम का 40 ग्राम, पोटेशियम 39 ग्राम, हीलियम इज 4 ग्राम। ओके, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मास, वॉल्यूम, नंबर। आपके पास मास नहीं देकर वॉल्यूम में पूछे, लीटर, मिलीलीटर, नंबर में पूछे, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो इन तीनों टर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशन। देखो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन टर्म्स ऑफ मास या फिर नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास आपके पास दिया हुआ है कुछ, हमारे लेबोरेटरी में कुछ दिए हुए रहते हैं, कुछ एलिमेंट्स, कुछ है ना कंपाउंड्स वगैरह दिए हुए रहते हैं, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज करो वी हैव एग्जांपल, वी हैव 40 ग्राम, सपोज करो वी हैव 40 ग्राम ऑफ O2 एटम्स। ठीक है, ऑक्सीजन के 40 ग्राम हमारे पास दिए हुए हैं, गिवन है। तो हमें पता है, सिंस वी नो दैट, इस ऑक्सीजन में हमें पता है इस ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। 2 एटम का एक मॉलिक्यूल बना है, तो 2 एटम का मास कितना हो जाएगा, 2 एटम का मास कितना हो जाएगा, एक का होता है 16 तो 2 का कितना हो जाएगा 32 ग्राम। तो 32 ग्राम O2 में कितना होता है, 1 मोल होता है। तो 1 ग्राम, यूनिटरी मेथड लगा दो, 1 ग्राम O2 में कितना हो जाएगा, 1/32 मोल। तो हमसे पूछ कितने का रहा है, 40 ग्राम का। तो 40 ग्राम में कितना हो जाएगा, 42/32 मोल्स। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया कि 40 ग्राम O2 में नंबर ऑफ मोल्स कितने रहेंगे। तो इस चीज़ को क्या तुम यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना रहा, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना रहा तो हम इसको लिख सकते हैं गिवन मास बाई, अगर एटम्स के बारे में बात करें तो क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास। एटम के बारे में बात करें तो क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, मॉलिकुलर मास। आयंस के बारे में बात करें तो क्या लिखेंगे, आयोनिक मास। ये चीज़ समझ में आता है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं गिवन मास बाई एटॉमिक मास, या तो आप लिखो इसको गिवन मास बाई मॉलिकुलर मास। क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल था O2 का, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मॉलिकुलर मास लिया इसका। अगर 1 ए सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन रहता तो हम यहाँ पे कितना लेके चलते, 16 लेके चलते, क्योंकि एक एटम का मास कितना होता है, 16। तो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज n। ठीक है, ये क्लियर है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव सम कन्वर्जन फार्मूला ऑफ टेम्परेचर, ये आगे यूज आएगा। C is for Celsius, F is for Fahrenheit, K is for Kelvin। ओके, एंड दिस इज योर कन्वर्जन फार्मूला, ये याद रखना है, आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये हमारी मदद करेगा। ठीक है, देखो अगला है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर को
हम मेज़र करते हैं एटमॉस्फेयर में, mm ऑफ Hg, cm ऑफ Hg, ये सब हम स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने डाल दिया है सो दैट कि अगर हम मूल कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम करें तो यूनिट कन्वर्जन आपको समझ में आना चाहिए। ओके, सो हमने अभी पढ़ा मास के टर्म में नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करना, अभी हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम के टर्म में। तो हमारे पास एक टर्म आता है STP और दूसरा टर्म आता है NTP। STP NTP क्या है जरा देखो। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। एक स्टैंडर्ड मान लिया है हमने, उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे बाकी जितने भी हमें कैलकुलेट करने हैं यूनिट्स, जितने भी क्वांटिटी कैलकुलेट करने हैं उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हम लेके चलेंगे उसके उसके रिस्पेक्ट में। NTP मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो एट STP एट NTP आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा। एट STP एट NTP प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर और टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, ठीक है। यहाँ से सेल्सियस और केल्विन में आप रिलेशन लगा सकते हो। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन आता है 0.15 है, बट कैलकुलेशन के लिए हम इसको 273 केल्विन लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा निकल के आता है नंबर ऑफ मोल्स, ये होता है गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम एट STP। STP पे हमारा जो क्वेश्चन में कितना वॉल्यूम गिवन है और जो हमारा मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4, मतलब ये जो गिवन वॉल्यूम है ये V गिवन डिवाइडेड बाई ये 22.4 लीटर, ये याद रखना है तुम्हें, ये याद रखना है, ठीक है। दिस इज योर नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अभी हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब हम कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है। तो देखो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, बट इस एग्जांपल को समझने के पहले हम एक चीज़ और समझते हैं कि ये जो 1 ग्राम एटम है इसका मतलब तो 1 मोल होता है, ये चीज़ तो समझ में आता है। 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, एटम्स, नंबर्स जो भी है, ठीक है। तो एक मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, बार बोल रहा हूँ इतने नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो जब इतने नंबर ऑफ एटम्स में एक मोल होता है, यहाँ से देखो जब इतने में एक मोल होता है तो हमें कैलकुलेट करना है कि इतने में कितना मोल होगा। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। जरा देखो, हमें पता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स में, या नंबर ऑफ हीलियम एटम हम लेके चल रहे हैं, इसमें 1 ग्राम हीलियम एटम होता है या फिर 1 मोल ऑफ हीलियम होता है। तो 1 में कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई दिस। तो हमसे पूछ रहा है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 28 नंबर ऑफ एटम्स में कितने मोल आएंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इसके साथ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं हीलियम के, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ से पता चल जाएंगे। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल के आता है, दिस इज द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड दिस इज द एवोगैड्रो नंबर जो हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो n रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर ऑफ मोल्स को, कैपिटल N रिप्रेजेंट करता है किसको, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और NaV ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एवोगैड्रोस नंबर को, ठीक है। तो ये याद करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझ के चलना है। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला के बेसिस पे आगे। तो यहाँ पे एक आपके पास समरी है, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसकी एक समरी है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को अगर हम, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ ग्राम, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स है, पहले एटम्स था क्योंकि एटम के बारे में बात कर रहे थे, ये मॉलिक्यूल्स है क्योंकि हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली आप हम इसको क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, n से। तो नंबर ऑफ मोल्स बोलो, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बोलो, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स बोलो, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बोलो, सब क्या है, एटम्स के लिए ये एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, सब क्या है, मोल्स के बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, गिवन मास, दिस इज टाइपिंग मिस्टेक, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं इसलिए मॉलिक्यूलर मास लिखा है, एटम्स के बारे में एटॉमिक मास हो जाएगा। गिवन
वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी, जस्ट पढ़ा हमने। यह है गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको याद रखना है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब बेसिकली हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। कभी कभी एग्जाम में ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम एटम्स के नाम से पूछ देता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज आवर मोल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 1.6 ग्राम ऑफ CH4 में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम CH4 के बारे में देखेंगे। CH4 देखो मॉलिक्यूल्स का पूछ रहा है, ग्राम मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब हमको इसका मॉलिक्यूलर मास लेकर चलना है। तो इस CH4 मॉलिक्यूल में हमारे पास एटम्स कितने हैं, 4 हाइड्रोजन के और 1 कार्बन का। कार्बन का एक एटम जिसका मास कितना 12 प्लस हाइड्रोजन का 4 एटम और हर एक का मास कितना 1, कितना हो जाएगा 16 ग्राम, ठीक है। तो हमें पता है कि 16 ग्राम CH4 का मतलब कितना है 1 मोल, ठीक है। तो 1 ग्राम CH4 का मतलब कितना हो जाएगा 1/16 मोल, ठीक है। तो हमसे पूछ कितना आ रहा है 1.6 ग्राम CH4, इसका कितना हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 16 मोल। तो फॉर्मूला जरा याद करो क्या था, गिवन मास बाई मॉलिकुलर मास, वही चीज़ है। तो हम यहाँ पे फर्दर लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1.6 ग्राम CH4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/6 इंटू 10 मोल, मतलब कि ये 0.1 मोल हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आता है। तो हम ऐसे करके बाकी तीनों का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि इस सेकंड वाले का देखो, तुम्हारे पास जो गिवन वॉल्यूम है वो कितना है 5.6 लीटर। तुम्हें पता है नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कितना होता है, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी। समझ में आता है ये चीज़। तो गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी कितना है 5.6 लीटर डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है, यहाँ भी गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स दिया है। इसको जरा ट्राई करना घर पे, ठीक है। आपके लिए एक और होमवर्क है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को आप एक बार घर पे ट्राई करना। इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आपको अगर समझ में आया है तो एक बार आप कमेंट करना, अच्छा लगा है कमेंट करना, और आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।